नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की जॉब से रिलेटेड। एनसीईआरटी की 266 वैकेंसी निकली थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की थी। और जब इसके एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या इसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट होगा या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन होगा, किस प्रकार से हमारा स्कोर निर्धारित होगा, उसके बारे में बहुत सारों ने पूछा था। तो उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके बारे में एक नया वीडियो बनाएंगे और नया वीडियो आज ऐसे टाइम मिला तो मैं एक नया वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है। इसके अंदर मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी की वेबसाइट क्या कहती है, फिर उसके बाद में यूजीसी की गाइडलाइन क्या है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन मेंबर होगा, इसके साथ में किस प्रकार से आपका एपीआई स्कोर निर्धारित होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन आप घर पे बैठ के कर सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन एनसीईआरटी में होने की संभावना है या नहीं है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उसके बाद में आप कैलकुलेशन कीजिएगा और इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये है आपके सामने एनसीईआरटी की वेबसाइट और यहाँ पे मेंशन कर रखा है उन 266 एकेडमिक पोस्ट के लिए जो आपके अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग और दिल्ली के अंदर। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट बता रखे हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सबसे ज़्यादा हैं 142। इसी के साथ में आपको लाइब्रेरियन की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट भी यहाँ पे बता रखी हैं। यहाँ पे मैं आपको क्यों लेके आया हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है आपकी क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन के बारे में। यहाँ पे मेंशन कर रखा है एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन। असिस्टेंट लाइब्रेरियन विल बी एज पर यूजीसी एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन फोर्स एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जो लास्ट दिन तक आप फिलिंग करते हैं एप्लीकेशन, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लास्ट दिन तक क्या रूल हैं उसके अनुसार आपकी पोस्ट भरी जाएंगी। आइए उस रेगुलेशन को देख लेते हैं कि यूजीसी का रेगुलेशन क्या है, उसमें आपका इंटरव्यू कैसे होगा और किस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ये दोस्तों हमारे सामने यूजीसी की तरफ से रेगुलेशन। इस रेगुलेशन के अंदर मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन बताई गई है अपॉइंटमेंट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में जो एकेडमिक स्टाफ होता है वो जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर या फिर आपका प्रोफेसर, और इसके साथ में लाइब्रेरियन इत्यादि भी इसी के अंदर शामिल होते हैं। इस रेगुलेशन के अंदर हमें देखना होगा कि फरवरी 2018 का है। इस रेगुलेशन के अंदर थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं। मैंने पहले से इसके अंदर हाईलाइट करके रखा हुआ है और ये हाईलाइट इसलिए कर रखा है कि ताकि हमारा टाइम बच सके। इसमें यदि हम नीचे जाएंगे तो सबसे पहले आता है जिन्होंने पीएचडी कर रखी है 2009 के रेगुलेशन के अनुसार, या फिर पीएचडी जिन्होंने कर रखी है 2016 के रेगुलेशन के अनुसार, उनको छूट दे दी जाती है नेट की, स्लेट की और सेट की। और ये छूट उनको तब मिलेगी यदि उन्होंने पीएचडी कर रखी हो रेगुलर मोड से, उनकी पीएचडी का इवैल्यूएशन हुआ हो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा, उनकी पीएचडी का वाइवा हुआ हो ओपन, जिसको ओपन मेथड के कहते हैं या फिर ओपन पीएचडी वाइवा कहते हैं, उन्होंने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों और 1 रिसर्च पेपर रेफर्ड जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ हो। इसके साथ में एटलीस्ट 2 बार उन्होंने प्रेजेंटेशन दी हो किसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, अपने पीएचडी के वर्क के आधार पे। तो ये दे रखा है नॉर्म्स। यहाँ पे उनको नेट स्लेट की यहाँ पे छूट मिल जाती है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 55% यानी कि 55% रहेगी। 5% छूट मिल जाती है यदि आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक बात और है, जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री 1991 से पहले कर ली है उनको भी 5% की यहाँ पे छूट मिलती है। बाकी सबके लिए 55% यहाँ पे जरूरी है कि उनको मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में उनके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में मैंडेटरी कर रखा है कि पीएचडी डिग्री उनके लिए जरूरी है जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यहाँ पे मेंशन कर रखा है बाकी चीजें, और ये है बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसको समझिए, एकेडमिक स्कोर यानी कि इसको कहते हैं एपीआई,
एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, शॉर्ट लिस्ट आप कर लिए जाएंगे यदि आपका एपीआई स्कोर अच्छा है। और वो किस आधार पे निर्धारित होगा? वो होगा अपेंडिक्स 3 पे, टेबल 3 ए और टेबल 3 बी। टेबल 3 ए है यूनिवर्सिटी के लिए, टेबल 3 बी है कॉलेजेस के लिए। उसके बाद में बेहद इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरव्यू ओनली, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यदि आपका एपीआई स्कोर बेहद अच्छा है। और उसके बाद में आपका सिलेक्शन ओनली, एंड द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। यानी कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू के आधार पे होगा। अब बात आपके सामने यह आ गई है कि आपका इंटरव्यू तो होगा, परंतु इस इंटरव्यू को लेगा कौन? ये कमेटी कौन सी है? चलिए इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये भी पहले ही हमने हाईलाइट कर रखी है, उसे देखते हैं। और ये दे रखी है हमारे सामने सिलेक्शन कमेटी कंपोजिशन। इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं और उसके बाद में देखेंगे कॉलेजेस के बारे में। Selection committee for the post of assistant professor in the university shall be have the following composition। और ये composition क्या है? Vice chancellor shall be the chairperson of the selection committee। वाइस चांसलर चेयरपर्सन होगा। उसके बाद में academician nominated by visitor या चांसलर wherever applicable। academician नॉमिनेट किए जाएंगे चांसलर के द्वारा या विजिटर के द्वारा। 3 experts in the concerned subject be nominated by the vice chancellor out of the panel name approved by the relevant statutory body of the university concerned। यानी कि 3 एक्सपर्ट भी होंगे। उसके बाद में डीन होगा। उसके बाद में हेड या चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट और स्कूल होगा, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल होगा। और यहाँ पे एक एकेडमिशियन रिप्रेजेंटेटिव होगा SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन या फिर डिफरेंट एबल कैटेगरी से, जो नॉमिनेट किया जाएगा वाइस चांसलर के द्वारा या फिर जो भी एक्टिंग वाइस चांसलर होगा उसके द्वारा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेंशन कर रखा एटलीस्ट 4 मेंबर, एटलीस्ट 4 मेंबर इंक्लूडिंग 2 आउटसाइड सब्जेक्ट एक्सपर्ट shall constitute the quorum। यदि आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपको प्रोफेसर के लिए देखना है तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे कॉलेजेस के लिए, और कॉलेजेस के अंदर यहाँ पे मेंशन कर रखा है इंक्लूडेड प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस भी, यानी सरकारी कॉलेज के साथ में प्राइवेट कॉलेज भी। यहाँ पे क्या है? सिलेक्शन कमेटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे है चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कॉलेज और हिज नॉमिनी फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी टू बी द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो कॉलेज के अंदर होगा। 2 नॉमिनी वाइस चांसलर के द्वारा, 2 नॉमिनी होंगे, 2 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट यहाँ पे होंगे। ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एकेडमिशियन रिप्रेजेंटेटिव SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन वगैरह से एक कैंडिडेट यहाँ पे जरूर होगा। और उससे नीचे है आपका कोरम कैसे बनेगा। कोरम बनाने के लिए 5 of which at least 2 must be out of the 3 subject expert shall be present। यानी 3 में से 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके जरूर हों और 5 मेंबर यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद में नीचे मेंशन कर रखा है फॉर ऑल लेवल ऑफ द टीचिंग पोजीशन इन गवर्नमेंट कॉलेज द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड मस्ट इनवाइट द 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट। 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट हों फॉर विच द कंसर्न यूनिवर्सिटी से बी इन्वॉल्व द सिलेक्शन प्रोसेस बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। डी के अंदर है ऑल लेवल ऑफ द टीचिंग पोजीशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी द सिलेक्शन कमेटी नॉर्म शैल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब क्या है कि जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्शन कमेटी होती है उसी प्रकार से फॉर्म्स की जाएगी। और यहाँ पे यदि आप देखना चाहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर का, वो भी देख सकते हैं, उसे थोड़ा सा नीचे वही मिलेगा आपको। सिलेक्शन कमेटी है जो कॉलेज प्रिंसिपल की। और मैं इसको जल्दी से यहाँ पे फिर फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और ये जो ड्राफ्ट है, नोटिस है, बहुत ज़्यादा लंबा है। नीचे पहुँच गए हैं यहाँ पे, ये है जिसकी हमें इंतजार थी। यहाँ पे आप देखिए क्राइटेरिया फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज का दोनों का अलग अलग है, तो इसलिए हम देख लेते हैं पहले
यूनिवर्सिटी का। यदि आपने ग्रेजुएशन के अंदर 80% से ऊपर नंबर लिए हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, 60 से 80 हैं तो 13 और 50 से 60 है तो 10। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर यदि आपने 80% से ऊपर लिए हैं तो आपके नंबर हो जाएंगे 28, 60 से 80 हैं तो 25 और 50 से 60 है तो 20। एमफिल आपने कर रखी है तो 7 नंबर और 55 से अब हैं तो आपके 5 नंबर, यदि 60% से ऊपर है तो 7 मिलेंगे। और दोस्तों एक नई सूचना आपको मिल ही गई होगी कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके अंदर एमफिल खत्म कर दी गई है, परंतु अभी का एक क्राइटेरिया है, अभी आपको मार्क्स मिल रहे हैं। तो याद रखें पीएचडी के आपके 30 मार्क्स हैं, नेट और जेआरएफ के आपके 7 हैं, अकेला नेट है तो 5 नंबर मिलेंगे। यदि आपने रिसर्च पब्लिकेशन की है तो आपके नंबर मिलेंगे यहाँ पे 10, परंतु 2 नंबर एक रिसर्च पब्लिकेशन के मिलेंगे, मैक्सिमम आपके 10 नंबर हैं। यदि आपने किसी प्रकार का एक्सपीरियंस आपका तो 10 नंबर आपके मिलेंगे, पर हर साल के 2 नंबर यहाँ पे होंगे। थोड़ा सा नीचे देखिए, एमफिल पीएचडी के मैक्सिमम नंबर आपके कितने होंगे 30, जेआरएफ और नेट के मैक्सिमम 7 नंबर, एकेडमिक स्कोर आपका 80 का होगा, रिसर्च पब्लिकेशन आपके 10 के, एक्सपीरियंस आपका 10। इस प्रकार से आपके 100 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। और नीचे देखिए यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है कि सेट और स्लेट वो ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर लागू होगा जिस स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि दूसरी स्टेट के अंदर आपका लागू नहीं होगा। अब देखते हैं हम कॉलेज का मामला। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द कॉलेज के लिए है और इस कॉलेज के अंदर किस प्रकार से आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है वो भी देखिए। ग्रेजुएशन में आपके 80% से ज्यादा है तो 21 नंबर मिलेंगे, 60 से 80 हैं तो 19, 50 से 60 हैं, 55 से 60 हैं तो 16। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 80% से ऊपर है तो 33, 60 से 80 है तो 30, 50 से 60 है तो 25। एमफिल के आपके वही 7 और 5। पीएचडी के मार्क्स यहाँ पे घट गए 20 नंबर, नेट जेआरएफ के यहाँ पे हो गए 10, अकेले नेट के 8 और आपके रिसर्च पब्लिकेशन के यहाँ पे मैक्सिमम 6 नंबर हैं, 1 के 2 और एक्सपीरियंस यानी टीचिंग एक्सपीरियंस यदि आपका है तो उसके आपके 10 नंबर हैं, वही मैक्सिमम 10, हर साल के 2। एमफिल पीएचडी मैक्सिमम आपके 20 नंबर, जेआरएफ नेट सेलेक्ट के मैक्सिमम 10 नंबर, एकेडमिक स्कोर 84, रिसर्च पब्लिकेशन 6, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, टोटल हो गए आपके 100। वही नेट सेलेक्ट जो आपका सेट और स्लेट है वो केवल स्टेट के कॉलेजेस में ही चलेगा। और दोस्तों ये आपका एपीआई स्कोर है, इस प्रकार से आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में लाइब्रेरियन का दे रखा है, यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट के ऊपर से। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से अपना एपीआई स्कोर निकाल सकते हैं। एपीआई स्कोर के बाद में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद में इंटरव्यू के आधार पे जो सिलेक्शन कमेटी मैंने आपको दिखाई थी वो सिलेक्शन कमेटी आपका सिलेक्शन करेगी और आपकी सिलेक्शन कंप्लीटली बेस्ड होगी इंटरव्यू के आधार पे। तो ये था दोस्तों आज का कंटेंट जो आप बार बार पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी की जो पोस्ट हैं इसमें हमारा सिलेक्शन किस प्रकार होगा। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।